चौरसिया मालिक प्रेमजीत के घर काम करता था। चौरसिया बहुत ही ईमानदार नौकर था। वो वर्षों से प्रेमजीत के घर काम कर रहा था। आज तक कभी उसने अपने मालिक को धोखा नहीं दिया था। प्रेमजीत भी चौरसिया को बहुत मानता था। चौरासिया कहाँ चला गया? इधर आटो जरा। हाँ मालिक, बोलिए क्या बात है? एक काम कर, पड़ोस वाले गांव में जा और मेरे लिए कुछ सामान लेकर आ। जी ठीक है, अभी जाता हूँ। प्रेमजीत चौरसिया को पैसे दे देता है। चौरसिया पैसे लेकर सामान लाने चला जाता है। प्रेमजीत की पत्नी थी मोना और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि प्रेमजीत चौरसिया पर इतना भरोसा करता है। यहाँ तक कि पैसों के मामले में भी उस पर भरोसा करता है। देखिए, आप तो सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, मगर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप चौरसिया पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि आप उसे पैसे तक दे देते हैं। वो जरूर आपके साथ धोखा करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ वर्षों से काम कर रहा है, मुझे उस पर यकीन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, मगर आप क्या करेंगे? चौरासिया को आने दो, फिर बताता हूँ। चौरसिया सामान लेकर प्रेमजीत के पास आता है। ये लीजिए मालिक, आपने जो भी सामान मंगवाया था वो मैं ले आया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, ये लो 200 रुपए, और मालकिन जो भी सामान कहती है वो ले लो। जी मालिक, ठीक है। चौरसिया रुपए लेकर बाजार सामान लेने जाता है। इससे क्या पता चलेगा? देखती जाओ। चौरसिया सामान लेने आता है तो देखता है मालिक ने उसे 200 की जगह 300 रुपए दे दी है। अरे, मालिक ने तो 200 की जगह 300 रुपए दे दी। ये पैसे रख लेता हूँ, मालिक को वापस कर दूंगा। जो भी सामान मोना ने मंगवाया था वो 200 रुपए में आ जाते हैं। मालिक, आपने गलती से 300 रुपए दे दिए थे, ये लीजिए 100 रुपए वापस। अच्छा हाँ, शायद गलती से ये हो गया है। जो भी सामान मालकिन ने मंगवाया था वो सब 200 रुपए में हो गया। ठीक है, अब तुम जाओ। चौरसिया वहाँ से चला जाता है। देख लिया मोना, चौरासिया कितना ईमानदार इंसान है। उसने 100 रुपए वापस लाकर दे दिया। मैंने जानबूझकर 100 रुपए ज्यादा दिए थे ताकि तुम्हें ये सब दिखा सकूं। चौरासिया की जगह कोई और होता तो वो ये पैसे वापस नहीं करता, खुद ही रख लेता। अच्छा ठीक है, आपको उस पर इतना भरोसा है तो मैं क्या बोलूं, आपकी मर्जी। चौरसिया के घर में उसकी पत्नी सुजाता और उसकी एक बेटी थी बसंती, जिसे चौरसिया बहुत प्यार दुलार से रखता था। चौरसिया के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो अपने घर वालों की सभी जरूरतें पूरी कर सके, मगर उससे जितना हो पाता था उतना तो वो बिना बोले ही कर दिया करता था। एक दिन चौरसिया की पत्नी चौरसिया से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, हमें जल्द से जल्द इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ सुजाता, ये तो तुम सही कह रही हो, मगर शादी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे हड़बड़ी में शादी नहीं कर सकते, और शादी में तो बहुत खर्च भी आएगा। जी तो अब आप सोचना शुरू कर दीजिए। जब से सुजाता ने बसंती की शादी की बात कही थी, तब से चौरसिया के दिमाग में केवल और केवल यही चल रहा था। उसका मन भी काम में नहीं लग रहा था। अरे चौरासिया, एक गिलास पानी लेकर आ दो। जी मालिक, अभी लाया। चौरसिया पानी की जगह केवल खाली ग्लास लेकर आ जाता है। इसमें पानी कहाँ है? ओह, माफ कीजिए मालिक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। इस बार चौरसिया पूरी बाल्टी उठाकर ले आता है। आज तेरा दिमाग कहाँ है? मैं क्या कह रहा हूँ और तू क्या कर रहा है? हाँ मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। किसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, इसी वजह से ये सब हो रहा है। कौन सी बात? नहीं मालिक, कुछ भी नहीं है। इतना कहकर चौरसिया वहाँ से भाग जाता है। अरे, इसे क्या हो गया है? आज से पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया है। चौरसिया पैसों के इंतजाम करने में लगा था, जिससे कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। सुजाता, मैं आज पूरे दिन बसंती की शादी के बारे में ही सोच रहा था, मगर हमारे पास तो कोई भी जमा पूंजी नहीं है जिससे कि हम अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर सके। हाँ, ये बात तो है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब कुछ कर पाना तो बहुत मुश्किल होगा। कई दिनों तक परेशान रहने के बाद चौरसिया सोच लेता है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देगा और उससे ही अपनी बेटी की शादी करेगा। सुजाता, रास्ता मिल गया है। कैसे अपनी बेटी की शादी करेंगे? कैसे जी? अपनी पुश्तैनी जमीन है ना, उसे ही बेचकर।
वो तो बहुत ही कम है, उसमें क्या होगा? अब जो भी हो, उस जमीन को बेचकर जितने रुपए मिलेंगे उतने में ही हमारी बेटी की शादी होगी। चौरासिया वो जमीन बेचकर पैसे ले लेता है। पैसे तो इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन लड़का भी तो ढूंढना होगा। हाँ, उसके लिए तो मैंने चाची जी को पहले ही कह दिया है। उन्होंने कहा है लड़का होगा तो वो जरूर बताएंगी, और मैं आज ही उनसे बात करने जाने वाला हूँ। जी ठीक है। चौरासिया चाचा जी के पास जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो कम पैसे लेकर शादी करने को तैयार हो। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई लड़का नहीं मिलता है। फिर अचानक एक लड़का मिल जाता है जो कम पैसे लेकर शादी करने के लिए तैयार था। सुजाता, भगवान की दया से लड़का मिल गया। अब अपनी बेटी की जल्दी से शादी भी हो जाएगी। मालिक, मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आज शादी थी। चौरासिया मेहमानों के स्वागत में लगा था। प्रेमजीत अपने पूरे परिवार के साथ चौरासिया की बेटी की शादी में आता है। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाराती आता है, ऐसी व्यवस्था देख गुस्सा हो जाता है। कम पैसों की वजह से चौरासिया बहुत अच्छे से इंतजाम नहीं कर पाया था। अरे ये क्या करके रखा है? क्या ऐसे बारातियों का स्वागत होता है? सब कुछ बकवास है। हम अभी के अभी बारात लेकर वापस जा रहे हैं। चौरासिया को खड़ी खोटी सुनाकर बाराती बारात लेकर वापस लौट जाते हैं। ये क्या हो गया? अब तो पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा मैं। अरे चौरासिया, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। ये तो उन लोगों की गलती है। तुम चुप हो जाओ। मालिक, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तुम चिंता मत करो। 2 दिन के अंदर तुम्हारी बेटी की शादी एक अच्छे से लड़के से करवाऊंगा। ये मेरा वादा है। चौरासिया प्रेमजीत के पैरों पर गिर जाता है। नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो। प्रेमजीत एक अच्छे लड़के को ढूंढता है और 2 दिन के अंदर ही चौरासिया की बेटी बसंती की शादी धूमधाम से करवाता है और सारा खर्चा खुद ही उठाता है। अंत में आशीर्वाद देकर बसंती की विदा कर दी जाती है। मालिक, आप नहीं होते तो आज मेरी बेटी का क्या होता? मैं आपका जीवन में एहसानमंद रहूंगा। तुम मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो, वो भी इतनी ईमानदारी से, तो इतना करना तो बनता है। अब चलो थोड़ा मुस्कुरा दो, बहुत उदास दिख रहे हो। इस तरह से चौरासिया की बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है और चौरासिया वापस काम पर लग जाता है। बहुत पुरानी बात है। भीकमपुर गांव में बांके नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वहाँ सिंचाई का कोई साधन न होने की वजह से हर साल फसल बहुत कम होती। एक दिन उसकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, सुनो जी, हम क्यों ना अपनी जमीन में कुआं खुदवा लें, शायद पानी मिल जाए। बांके बोला, हाँ खुदवा तो लेंगे, पर मजदूरों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? लक्ष्मी ने कहा, हम खुद ही कुआं खोदने का काम नहीं कर सकते क्या? सारे दिन फावड़ा चला चला कर हाथों में छाले पड़ जाते हैं और फसल के नाम पर कुछ नहीं मिलता। सबके कुएं 2 महीने में तैयार हो जाते हैं, हमारा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में तैयार होगा। बांके और उसकी पत्नी ने दूसरे दिन से ही अपने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। लक्ष्मी घर का सारा काम निपटाकर कुएं पर रोटी लेकर जाती और शाम तक दोनों खुदाई करते रहते। गांव वाले दबी जुबान से उनका खूब मजाक उड़ाते। लगभग 3 महीने से कुएं की खुदाई चल रही थी। अब तक पानी दिखाई नहीं पड़ा। एक दिन बांके ने देखा कि कुएं के नीचे पक्की सीढ़ियां दिखाई पड़ रही हैं। वो लक्ष्मी से बोला, चलो नीचे चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। दोनों ने एक टॉर्च ली और नीचे उतर गए। बहुत सारी पक्की और टूटी सीढ़ियों को पार करके वे एक बगीचे में आ गए। बगीचे के बगल में एक पुराना महल दिखाई पड़ा। दोनों उस महल के भीतर चले गए। उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि वे धरती से कई फीट नीचे हैं। उस महल में पहुंचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस महल में चारों तरफ सोने चांदी से बने सामान बिखरे पड़े थे। लक्ष्मी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बांके बोला, लक्ष्मी, ऐसा करो, कुछ सोने के हल्के हल्के बर्तन
अपने आंचल में रख लो और कुछ मेरे गमछे में बांध लो। कल बाजार में जाकर इन्हें बेच देंगे। लक्ष्मी ने फटाफट सोने के गिलास, चम्मच और जितना भी सामान रख सकती थी रख लिया। दोनों वापस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। इतनी खुशी थी कि सारी थकान खत्म हो गई थी। दोनों ने सुबह का खाना खाया और सो गए। सुबह उठते ही लक्ष्मी बोली, तुम दूसरे गांव की बाजार में सामान बेचने जाना। यहाँ जाओगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा। मैं बच्चों को खिला पिलाकर सीधे कुएं पर ही जाऊंगी और खुदाई करती रहूंगी ताकि किसी को संदेह ना हो। बाकी सामान बेचकर घर आया तो लक्ष्मी भी आ गई। उसने रुपयों का थैला लक्ष्मी को पकड़ाते हुए कहा, इतने पैसे तो छूते हुए भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हमारे हैं। ये सब किसी संदूक में रख दो। लक्ष्मी बोली, अब हमें कुआं खोदने की क्या जरूरत। रोज जाएंगे और कुछ सोना निकाल कर ले आएंगे। जितना सोना है उतनी तो हमारी 7 पुश्तों के लिए भी पर्याप्त हो जाएगा। बाके ने कहा, चलो खाना दो, खाना खाकर सो जाते हैं। कल मुंह अंधेरे ही चलना ताकि हमें जाते हुए कोई ना देखे। इस बार दोनों एक बड़ा सा बोरा लेकर गए, पूरा भरकर ले आए। बाके बोला, सुनो, 2-4 दिन खाली कुएं की खुदाई करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। दूसरे दिन बाके शहर गया और बहुत सारे रुपए बोरे में भरकर ले आया। धीरे धीरे उनके पास बहुत दौलत हो गई। एक दिन उनके पड़ोसी नत्था ने कहा, क्यों भाई, कुएं में पानी आया? उसने कहा, नहीं, अभी कहाँ, बहुत मेहनत करनी होगी अभी। पैसा बोलता है, ये कहावत तो बहुत पुरानी है। वही हाल उनका भी हुआ। धीरे धीरे रहन सहन का स्तर ऊंचा हो गया। जहाँ घर में कुछ भी नहीं था, अब सारी सुविधाएं आ गई। पर उन्होंने खुद किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चे भी अब शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते थे। लक्ष्मी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने पहनने लगी। एक दिन जब दोनों कुएं की खुदाई के लिए जा रहे थे तो नत्था भी उनके पीछे पीछे गया। वे दोनों जब तक खुदाई करते रहे तब तक वे वहीं कुएं के पास ही बैठा रहा, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। उस दिन दोनों खुदाई करके वापस आ गए, लेकिन लक्ष्मी को कुछ शंका हो गई थी। उसने कहा, सुनो जी, कुएं पर चलते हैं। मुझे तो लगता है नत्था को संदेह हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने के बाद वह दोबारा खोजबीन करने पहुंच गया। वे दोनों रात को जब कुएं के पास गए तो देखा नत्था सचमुच 3 लोगों के साथ वहीं बैठा मिट्टी की छानबीन कर रहा था, जैसे मिट्टी में कुछ खोज रहा हो। वे दोनों आड़ से ही छुपकर देखने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि नत्था और उनके साथी कुएं में नीचे उतर गए। रात का समय था। उन दोनों ने ऊपर से ही पहले 4 ईंटें नीचे फेंक दी। नत्था चिल्लाया, अरे कौन है भाई? बाके भारी आवाज में बोला, मैं हूँ लंगड़ा भूत। इस कुएं में हमारा राज है, अभी आता हूँ। यह सुनकर तीनों उस जगह से भागते हुए पसीने से तरबतर होकर खेतों में होते हुए अपने प्राण बचाकर भागे। लक्ष्मी और बाके का हंस हंस कर बुरा हाल था। वो दोनों घर आकर भी बहुत देर तक हंसते रहे। सुबह पता चला कि नत्था को बुखार आ गया। बाके बोला, जरा देख कर आता हूँ, नत्था का हाल तो पूछ आऊं। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, उगल मत आना कि तुम ही लंगड़ा भूत हो। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक दिन बाके शहर गया और वहाँ एक इंजीनियर से मिलकर अपने घर में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवाने का प्लान बताया। उसने कहा, मैं नीचे एक अंडरग्राउंड घर बनाने की सोच रहा हूँ। इंजीनियर ने आकर दूसरे दिन से ही काम शुरू कर दिया। जब सीढ़ियाँ बन गईं, तो उन्होंने कुएं तक एक सुरंग खुदवाई। जब बगीचे की हरियाली थोड़ी सी दिखने लगी, तो बाके ने वही काम रुकवा दिया।
और इंजीनियर को पूरे पैसे देकर विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने मजदूर लगवाकर कुएं को भी भरवा दिया। अब वे लोग अपने घर से ही सुरंग के रास्ते उस महल में चले जाते और जितना चाहे उतना सोना लेकर आते। उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। एक यामिनी नाम की बूढ़ी महिला अपने बहू बेटे और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी होने की वजह से उससे कोई काम नहीं हो पाता था, जिस वजह से यामिनी की बहू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाती थी। यामिनी की बहू चाहती थी कि यामिनी घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाए और वहीं रहे। यामिनी का बेटा मंजीत भी अपनी पत्नी का ही साथ देता था। एक दिन यामिनी छत पर बैठी धूप सेक रही थी। कपड़े डालने यामिनी की बहू वहाँ आती है और यामिनी को देखकर ताने मारती है। कितने ऐसे लोग हैं इस घर में जो बस बैठे रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते हैं। अगर बैठना ही है तो वृद्धाश्रम में जाकर बैठ जाएं। कम से कम मेरा बोझ तो हल्का होगा। इतना कहकर वह नीचे चली जाती है। यामिनी यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है। रात के वक्त जब सभी भोजन पर बैठते हैं तब यामिनी की बहू कहती है, देखिए जी इन्हें, इनकी वजह से मुझे बहुत समस्या होती है। इनका सारा काम मुझे करना पड़ता है, आप कुछ कीजिए। क्यों माँ, आप अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती हो? इसके पास बहुत काम होता है, इतना परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कहता नहीं हूँ तो तुम और भी ज्यादा अपना मनमानी करती रहती हो। नहीं बेटा नहीं, मैं क्यों बहू से कोई काम करवाऊंगी? खुद के सारे काम मैं खुद करती हूँ। मैं क्यों अपना काम बहू से करवाऊंगी? हाँ मैं तो गलत हूँ, झूठी भी बना दो मुझे। बस करो आप ये सब, मुझे बहुत काम है, मैं जाता हूँ। यामिनी के पोते बंटी को यह सब पसंद नहीं था। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जब उसके मम्मी पापा दादी को सुनाते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था। यामिनी के बेटे और बहू दोनों ही काम पर जाया करते थे। एक दिन जब दोनों काम पर चले गए तब बंटी यामिनी के पास आता है और कहता है, दादी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, आंखें बंद करो। क्या है बच्चे, क्या लेकर आया है? आप आंख तो बंद करो, फिर बताता हूँ। यामिनी आंखें बंद करती है। हाँ ठीक है, अब आंखें खोल लो। यामिनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके हाथ में एक किताब है। बेटा यह कौन सी किताब है? दादी इसमें कई प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि दी गई है। इस तरह अकेले गुमसुम बैठी रहती हैं, उससे अच्छा है इस किताब को देखकर नई नई चीजें बनाओ, इससे तुम्हारा मन भी लगेगा। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, मैं कल से इसमें से देखकर नए नए प्रकार के भोजन बनाऊंगी। अगले ही दिन यामिनी उस किताब से देखकर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाती है और अपने पोते बंटी को खिलाती है। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। क्या बात है दादी। एक दिन यामिनी कई अलग अलग प्रकार के मसालों के सूखे पत्तों को एक साथ मिलाती है और एक नए प्रकार का मसाला तैयार करती है। उस मसाले को डालकर एक व्यंजन बनाती है और बंटी के सामने परोसती है। ले बेटा, इसे चक्कर बता कैसा बना है, कुछ नया करने की कोशिश की है मैंने। बंटी तुरंत खा लेता है और कहता है, दादी ऐसा क्या डाल दिया आपने जो इसका स्वाद ही बदल गया? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बेटा ज्यादा कुछ नहीं, आज मैंने एक नया मसाला बनाया है और बस उसे ही इसमें डाला है। दादी मैं तो कहता हूँ सिर्फ मैं ही क्यों, इतने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ सभी उठाए। मैं कुछ समझी नहीं। दादी हम एक YouTube चैनल बनाएंगे और उसमें आपकी सारी बनाई हुई चीजों की विधि डालेंगे, जिसकी मदद से और भी लोग इसे बना पाएंगे। इस तरह बंटी दादी का एक YouTube चैनल बनाता है। उस पे हर रोज एक नई चीज की विधि प्रकाशित की जाती है। कुछ ही समय में बहुत से लोग दादी के चैनल से जुड़ने लगते हैं और बहुत से लोग दादी के बनाए हुए चीजों की विधि देखते हैं, जिससे यामिनी को YouTube से पैसे भी मिलने लगते हैं। जितने पैसे यामिनी YouTube से कमाती है उससे गरीब बच्चों की मदद करती है, उन्हें कपड़े और भोजन देती है। बंटी रात भर भूखे लोगों को खाना खिलाया करता था। जो खाना यामिनी बनाकर देती थी वही बंटी सबको खिलाता था। यामिनी ने बंटी को यही मसाला दिया था और कहा था कि यह जादुई मसाला है। जब भी खाना पतीले में कम होने लगे तब इसे तुम चुटकी भर डालो। यह जादुई मसाला डालने से खाना वापस भर जाएगा। हर रात बंटी यही करता था और जादुई मसाले की वजह से बहुत लोगों को भोजन करवाता था। यामिनी की कामयाबी के बारे में यामिनी की बहू और बेटे को पता चलता है
देखिए ना, हमारा बंटी बिल्कुल नासमझ है, पता नहीं क्या क्या करने लगा है। मैं नहीं चाहती वह अपना समय इन सब चीजों में लगाए। अरे शांत हो जाओ, एक बार बंटी से बात करते हैं। यामिनी के बहू बेटे बंटी से कहते हैं, आज के बाद इन फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाना और पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। बंटी उनकी बातें नहीं मानता। तब यामिनी की बहू सोचती है, एक काम करती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं मानने वाला, क्यों ना बंटी के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसके पास से हटा दूं, फिर देखूंगी यह यूट्यूब चैनल कैसे चलता है। यामिनी की बहू बंटी की सभी चीजों को खराब कर देती है और जहाँ यामिनी खाना पकाती थी उस जगह को भी तहस नहस कर देती है, जिस वजह से वह नए वीडियोस नहीं बना पाती। दिन प्रतिदिन उसके चैनल के लोग कम हो जाते हैं और बहुत ही कम वीडियोस देखते हैं, जिस वजह से उन्हें यूट्यूब से बहुत कम पैसे मिलते हैं। कुछ ही दिनों की छुट्टी के बाद यामिनी के बेटे बहू काम पर जाते हैं। तब यामिनी एक डिब्बे में से वही जादुई मसाला निकालती है जो उसने बनाया था। यामिनी ने उस मसाले को बचा कर रखा हुआ था। वह तुरंत उससे एक नए प्रकार की चीज बनाती है। यामिनी बहुत कम सामान बनने के लिए डालती है, लेकिन जैसे ही वह जादुई मसाला डालती है, खाना बहुत बढ़ जाता है। यह देखकर यामिनी बहुत खुश होती है। खाना बनने के बाद यामिनी भोजन बंटी को खिलाती है। बहुत दिनों के बाद वापस से दादी के हाथ का खाना खाकर बंटी को बहुत अच्छा लगता है। ये सही मौका है, क्यों ना चुपके से नई चीज बनाई जाए और उसे यूट्यूब पर डाला जाए। क्या कहती हो दादी? यामिनी बंटी की बात मान जाती है और एक नए प्रकार का चीज बनाती है। उसमें वह जादुई मसाला डालती है। खाना वापस से बढ़ जाता है। एक व्यंजन की विधि बंटी चुपके से यूट्यूब पे डाल देता है। यह वीडियो बहुत जल्दी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और वायरल हो जाता है। यामिनी और बंटी बहुत खुश होते हैं और जितने भी खाने बने थे सभी को लेकर बंटी बाहर जाता है और भूखे लोगों को खाना खिलाता है और उनकी दुआएं लेता है। बंटी दादी के यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए एक कमरा किराए पर ले लेता है और जब भी उन्हें कुछ नया बनाकर यूट्यूब पर डालना होता है, वह वहीं जाकर वीडियो शूट करते हैं। कई बड़े बड़े लोग यामिनी से मिलने आने लगते हैं। यामिनी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। यह देखकर उसके बेटे और बहू का चेहरा उतर जाता है और वह हिम्मत करके यामिनी को कुछ नहीं सुना पाते हैं।